गुड इवनिंग। ओके, कोई डाउट तो नहीं अभी तक लास्ट क्लास के लिए? नहीं सर, बस एक चीज है पूछनी मुझे कि एक मतलब बेसिक ये क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन शो कर रहा है और कौन सा पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ये कैसे देखिए हम वो करते हैं? देखिए एक दो चीज़ होती है। एक डायरेक्टली देखकर आप बता सकते हैं, और अगर मैं स्कूल में बोलूँ प्रूफ करने के लिए बोले तो वो बता सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि कोई भी इक्वेशन दिया हो, अगर वो साइन और कॉस इसके टर्म में हो एंड उसका पावर लीनियर हो, जैसे मैं कोई भी, ठीक, एक मिनट, जैसे मेरे पास y इज इक्वल्स टू, अगर सपोज कर लीजिए a साइन, अगर टू द पावर n एंड ये ओमेगा t है, तो मैंने आपको कहा था कि साइन हो या कॉस हो जिसके पावर में n हो और n की वैल्यू अगर 1 होगी तभी एस एच एम होगा, अदरवाइज वो पीरियोडिक होगा, एस एच एम नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी अदर फंक्शंस अगर गिवन हो, ठीक है, वो साइन और कॉस का सम हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है लीनियर पावर के साथ, तो वो एस एच एम होगा। जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, दो एस एच एम को अगर मैं सुपर इम्पोज करूँ तो जो इसका रिजल्टेंट होता है वो भी एक एस एच एम होता है, ठीक है। तो यस ये सर। अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चेक कैसे करें? तो कोई भी इक्वेशन दे रखा होगा, जैसे y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है, जैसे सपोज कर लीजिए इक्वेशन है, तो क्या कीजिए, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा a कॉस ओमेगा टी। एंड एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए एंड साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। तो ये जो पूरा टर्म है वो y के इक्वल है, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये रिलेशन फुलफिल करता है किसी भी इक्वेशन के लिए तो एस एच एम होगा, अगर ये रिलेशन फुलफिल नहीं करता तो एस एच एम नहीं होगा, ओके सर। ठीक है। ओके, तो ये चेक करने का तरीका है। वैसे डायरेक्टली अगर देख के आपको बताना हो तो ये रूल अप्लाई कीजिएगा ठीक कि है सर। हमेशा साइन एंड जैसे कॉस। इक्वेशन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या होगा? मैंने आपको एक प्रूफ करके दिखाया था, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 2। 2 है। तो ये सच लीनियर पावर नहीं है, इसलिए एस एच एम नहीं होगा। पीरियोडिक हम्म। होगा क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है, मतलब एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, ठीक है, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन है। बट एस एच एम नहीं है। एस एच एम होने के लिए लीनियर फंक्शन होना चाहिए, वहाँ पे पावर 1 होना चाहिए। ओके सर। ओके। और कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट हमें आज करना था, हमने लास्ट वो कर लिया था मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम के बाद एक नेक्स्ट करना है सर हमें, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर। जिसे अगर मैं बोलूँ एस एच एम को डिफाइन करने के लिए, तो चूंकि आप प्रीवियसली सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, तो हम सर्कुलर मोशन को यूज़ करके एस एच एम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन अलोंग एनी डायमेट्रिकल एक्सिस वो क्या डिफाइन करेगा, एस एच एम की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए मैं जैसे दिखाया था नहीं, एक सर्कुलर पाथ ले लीजिए इस तरह, एंड उसका कोई भी एक डायमेट्रिकल एक्सिस ले लीजिए इस तरह। तो अगर मैं कोई पार्टिकल इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे है, कुछ देर बाद किसी इस पॉइंट पे जाएगा, तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन अगर मैं फॉल कराता हूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्शन किधर की तरफ होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये यस सर, ये प्रोजेक्ट, आपने कल बताया था। हाँ। हाँ, प्रोजेक्शन का मोशन टू क्या एंड हो रहा फ्रो है, हो गया। टू एंड फ्रो हो रहा है, हम्म। इसलिए सर्कुलर मोशन को एस एच एम की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ठीक आप है सर। सर्कुलर मोशन पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके रिजम्बल डिफाइन करते हैं। ओके सर। और कुछ? नहीं सर। ओके, तो हमें आज डिफाइन करना है नेक्स्ट, उसके आगे जहाँ हमने स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरे पास कोई भी फिजिकल पेंडुलम। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल पेंडुलम है, बट मैं जनरलाइज करके किसी भी पेंडुलम के लिए अगर क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो मैं आपको एक जनरल तरीका सिखाता हूँ एंड फिर उसको सिंपल पेंडुलम की तरह कैसे ब्रेक करेंगे वो सिखाता हूँ, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं हम लोग कोई भी फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए फिजिकल पेंडुलम। अब इसमें सारे पेंडुलम आते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास एक एक्सिस है जिसके अबाउट कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या करता होगा, एक फिक्स्ड एक्सिस ले लीजिए इस तरह, एंड इस एक्सिस के अबाउट कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया इरेगुलर इस तरह का, ठीक। वो स्विंग करता हो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट चेक करते हैं जहाँ पे टोटल सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये डिस्टेंस मान लेते हैं r। तब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टोटल मास अगर एक्टेड है तो टोटल फोर्स उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा। तो इस पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट करता होगा, दैट इज mg। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं इधर की तरफ, तो यहाँ पे ये एक्सिस के पॉइंट पे कुछ थीटा एंगल इंस्क्राइब करेगा। तो इसके बेस पे ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब इस थीटा के लिए दो कंपोनेंट होंगे उसके पास, एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। सो दिस इज एम जी कॉस थीटा वेक्टर, उसका कंपोनेंट अलोंग द थीटा कंपोनेंट, एंड उसके परपेंडिकुलर एम जी साइन थीटा। तो ये जो एम जी साइन थीटा में जो फोर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट को वापस मीन पोजीशन तक ले जाने के लिए। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो इस आर डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है उस एक्सिस के अलॉन्ग। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एक रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो आप ये बोल सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ, मतलब आर परपेंडिकुलर ऑन फोर्स एक्टिंग। तो यहाँ पे आर है एंड उसके ऊपर फोर्स कौन सा है, एम जी साइन थीटा। अगर साइन थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा के इक्वल होता है, तो इसलिए इसी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं एम जी आर ब्रैकेट टाइम्स थीटा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक टर्म कि अगर कहीं पे रोटेशनल मोशन हो तो वहाँ पे रिलेशन होता है टाउ इज इक्वल्स टू माइनस सी टाइम्स थीटा, वेयर सी इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट। तो दोनों इक्वेशन को रिजल्ट कीजिएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी आर आ जाएगी। यस। तो यहाँ से मैं टाइम पीरियड की वैल्यू डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, 2 पाई रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन सी, सी इज एम जी आर। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला आया जो किसी तरह का भी पेंडुलम अगर हो तो उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से रिलेशन से। अब मैं आपको इसके बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके सिलेबस में है कि सिंपल पेंडुलम की वैल्यू डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल पेंडुलम को इस फॉर्मूले के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ठीक। सिंपल पेंडुलम में जैसे सपोज कर लीजिए एक एक्सिस है, ठीक। वहाँ पे क्या होता है, एक बॉब होता है, ये बॉब, इसका अपना कुछ मास m एंड इसके लिए लेंथ होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l, इस बॉब का अपना कुछ मास m। तो पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस मेरे पास कहाँ पे, यहाँ पे, एंड ये जो बॉब है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो हमने पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू m टाइम्स r स्क्वायर। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू I इज इक्वल्स टू m टाइम्स l स्क्वायर, एंड यहाँ पे r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे लाई करता है, तो एक्सिस से उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, l। इन दोनों वैल्यूज को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, टाइम पीरियड की वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ये समझ आया? यस सर। ओके। अब यहाँ पे जो L है उसका क्या मतलब है एंड यहाँ पे G है उसका क्या मतलब है। तो L का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि L इज द डिस्टेंस ऑफ एक्सिस टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो L को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड G को बोलते हैं हम लोग नेट एक्सेलरेशन। तो L का मतलब इफेक्टिव लेंथ या डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू
center of mass of body and g means net acceleration of उस पर्टिकुलर बॉब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना है। अब इसके बेस पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको बोलेगा कि मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग ले लीजिए, उसके साथ एक हॉलो स्फेयर ले लिया गया, ठीक, इस तरह, एंड उसके नीचे एक होल कट कर दिया गया, ठीक है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक होल कट कर दिया गया, एंड इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कोई लिक्विड फिल कर दिया, सैंड फिल कर दिया, कुछ भी, ठीक है। सपोज कर लीजिए इसमें लिक्विड फिल कर दीजिए, सैंड फिल कर दीजिए, एंड इसको ऑसिलेट कराने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पूछेगा टाइम पीरियड की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो अगर मैं टाइम पीरियड बोलूँगा तो मैंने अभी पढ़ा कि किसी भी सिंपल पेंडुलम जो बॉब लाइक स्टेटमेंट हो, जैसे ये है, ठीक है, इसमें टाइम पीरियड के लिए 2π√L/g होता है। L का मतलब होता है लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास तक। तो पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, उसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि इस पॉइंट पे लाई करता होगा, मतलब यहाँ पे। तो L की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। यस। बट जैसे जैसे उसमें लिक्विड इजेक्ट आउट करना शुरू करेगा यहाँ से, उसका जो लेयर है वो पहले से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। मतलब ये जो स्फेयर था, उस स्फेयर में से लिक्विड अगर लीक करना शुरू हो रहा है होल के थ्रू, तो क्या होगा, लेयर ऑफ लिक्विड पहले से कम होने शुरू हो जाएगी, ठीक, इसके थ्रू। तो पहले जो लेयर था पूरा फिल्ड, अब वो लेयर कुछ यहाँ तक आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होगी वो किसकी तरफ शिफ्ट होगी, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? सर ऊपर। सेंटर ऑफ मास डिफाइन करता है जहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड हो फ्रॉम, तो अभी जो सारा मास है लिक्विड का वो सब नीचे की तरफ जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, जिधर हेवियर बॉडी होगी उसकी तरफ। ऊपर तो खाली है ना, तो खाली स्पेस के लिए तो कोई मास एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका यस मास कम होगा, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ जाएगा। आया समझ? यस सर। ओके, तो जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले डिस्टेंस इतना था, अब वो डिस्टेंस थोड़ा सा क्या कर जाएगा, और नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और अभी यहाँ पे लाई करेगा। तो पहले लेंथ जितना था अब उस लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आया? यस सर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2π√L/g। तो L की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो टाइम पीरियड की तो वैल्यू टाइम क्या पीरियड होगी, भी इंक्रीज करेगी। कि कब तक, जब तक ये पूरा लिक्विड इजेक्ट आउट ना कर जाए। जैसे जैसे लिक्विड इजेक्ट आउट करेगा लेयर ऑफ लिक्विड नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए लेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते जब पूरा लिक्विड कंप्लीटली इजेक्ट आउट हो जाएगा तो फिर से सेंटर ऑफ मास जहाँ पे पहले था वहाँ पे चला आएगा, इसलिए लेंथ की वैल्यू फिर से डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए टाइम पीरियड फिर से डिक्रीज कर जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम पीरियड कैसे अफेक्टेड होगा। तो आप ये बोलिएगा टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेज, क्यों, क्योंकि लिक्विड इजेक्ट आउट करने की वजह से लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो इंक्रीज करेगा, ठीक। कब तक, जब तक कि लिक्विड कंप्लीटली इजेक्ट आउट ना कर जाए। जैसे ही लिक्विड कंप्लीटली इजेक्ट आउट कर जाएगा तो पूरा बॉडी फिर से हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा एंड उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आ जाएगा, इसलिए लेंथ की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी, इसलिए टाइम पीरियड ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। आया समझ? यस सर। ओके, अब मेरे पास एक नेक्स्ट कंडीशन होती है, जिसे मैंने अभी सिंपल प्रोनाउन में कहा कि वो दो बात पे डिपेंड करता है, एक टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है एंड दूसरा नेट एक्सेलरेशन पे। नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ करते होते हैं, ठीक। तो नेट एक्सेलरेशन के बेस पे आपने फिफ्थ चैप्टर में एक टर्म पढ़ा होगा, लिफ्ट प्रॉब्लम, ठीक। मतलब अगर मैं किसी लिफ्ट को क्या करूं, कुछ एक्सेलरेशन से
अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हूँ तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कितना होता है? सर n इज इक्वल टू m प्लस a इंटू जी। g प्लस ए। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू g प्लस ए हो जाती है एंड इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नॉर्मल रिएक्शन m टाइम्स g प्लस ए हो जाता है। ठीक है, यस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई सिंपल प्रॉब्लम डाल दिया गया तो इसका नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वो लिफ्ट डाउनवर्ड जाता हो तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू g माइनस ए हो जाती है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और यही अगर फ्री फॉल करता हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की जगह पे g आता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉल कंडीशन। यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसी तरह से हर अलग अलग सिचुएशन में नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। आया समझ? सर ये पहले केस में क्या होगा, ए नेट वाले में? देखिए, अपवर्ड अपवर्ड ऑब्जेक्ट मतलब जो पूरा लिफ्ट है वो कहाँ जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड में। जा रहा है, ए ठीक है, नेट आ गया, उसके बाद क्या करना है? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई एल अंडर बाई रूट जी। एल बाई जी। नहीं होता, नेट एक्सेलरेशन होता है ए नेट। हम्म। तो ए नेट की वैल्यू जी प्लस ए हो गई। एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए? जी। तो अब नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? सर इंक्रीज। इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर डिक्रीज। जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसलिए टाइम पीरियड बढ़ जाएगी। थर्ड कंडीशन में नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, इसलिए टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशन आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। एक अनदर प्रॉब्लम पूछते हैं इसी में, जैसे मेरे पास इसमें अगर बोले जाए चेंज कैलकुलेट करने के लिए, जैसे आपको बोले कि लेंथ 1% चेंज कर गया तो टाइम पीरियड में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो उसके लिए चेंज कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हम अप्लाई करते हैं। एक होता है 10% से कम और एक 10% से ज़्यादा। अगर 10% से कम कहीं पे भी चेंज कैलकुलेट करना हो किसी भी क्वांटिटी के लिए तो हमेशा एरर मेथड अप्लाई कीजिए, जो आपने डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा था। ठीक है, जैसे आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे रखा है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो ये टर्म कितना आ जाएगा? 4 पाई एल अपॉन जी। ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैंने हाँ स्क्वायरिंग बोथ यस सर, साइड कर यस दिया। सर। हाँ यस सर। अब आपको क्वेश्चन पूछे कि कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज चेंज टाइम पीरियड में या लेंथ में या ग्रेविटी में। तो फिर सवाल आता है कि परसेंटेज चेंज 10% से कम है या 10% से ज़्यादा है। 10% से कम होता है तो एरर मेथड अप्लाई करते हैं। तो एरर मेथड हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल रूल। यहाँ पे टी पे पावर कितना है? 2। तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। परसेंटेज एरर निकालना होता है। 4 पाई कांस्टेंट, उसको हटा दीजिए। एल पे पावर कितना है? 1। तो 1 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। सिमिलरली अगर आपको जी में निकालना हो, जी डिवाइड में है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ इसके पावर को लीजिए, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। अगर आपको जी कांस्टेंट दे रखा है तो इसका चेंज कितना हो जाएगा? 0। लेंथ एंड टाइम पीरियड इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला जब एप्लीकेबल कब होता है? फॉर लेस दैन 10%। ठीक, लेस दैन 10% उस कंडीशन में। अगर आपको मोर देन 10% हो तो आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो उसके लिए हम अलजेब्राइक मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, अब अलजेब्राइक मेथड आपने शायद वर्क एनर्जी पावर में या क्लास 9th में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशन पढ़ा होगा। एक रिलेशन पढ़ा था ना मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बेस पे, मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। याद है ये? यस सर। तो वहाँ पे हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि सपोज कर लीजिए कि मोमेंटम x% बढ़ा दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आता है 1 + x/100 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो उसी सेम फॉर्मूले से मैं यहाँ पे भी देखूँ, t पे स्क्वायर है और l पे पावर कितना है? 1, तो सेम मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को रिजेंबल करेगा।
यस सर। तो यहाँ पे भी अगर आपको बोल दे कि इफ टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी और सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 10%, हाउ मच परसेंट लेंथ मस्ट बी इंक्रीज, तो सेम उस तरह से मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को की तरह यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके। तो इतनी अलग अलग तरह से आपको सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? ये मोमेंटम वाला एक बार बता दीजिए। देखिए, वहाँ पे हमने टर्म पढ़ा था, मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपका रिलेशन था वहाँ पे कि अगर मैंने p जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू x% बढ़ा दी, तो x% बढ़ा दिया मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम में x अपॉन 100 मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ताकि न्यू मोमेंटम फाइनल वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल मोमेंटम एंड ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम। अब उन मोमेंटम के बेस पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी कितनी होगी हम वो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूं इनिशियल मोमेंटम के बेस पे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम। एंड अगर मैं फाइनल मोमेंटम की वैल्यू के बेस पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालूं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर दिस मच अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम। आपको इनिशियल एंड फाइनल दोनों पता है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। ठीक, ये होता है फॉर्मूला परसेंटेज चेंज के लिए। यस सर। तो मैं के फाइनल की वैल्यू ये टर्म पुट करूँ, के इनिशियल की वैल्यू ये पुट करूँ, दोनों में से पी स्क्वायर बाई एम कॉमन कर लीजिए, तो पी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स एम कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स बाई 100 इसका स्क्वायर, इनिशियल में 1 होल डिवाइड बाई इनिशियल दैट इज पी स्क्वायर बाई 2m टाइम्स 100। ठीक, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, तो वी लेफ्ट विथ 1 प्लस एक्स ओवर 100 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसी चीज़ को उल्टा भी सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी को y% इंक्रीज करा दिया डिक्रीज करा दिया, तो वहाँ पे रूट आ जाएगा, क्योंकि p इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि p स्क्वायर है ना b, तो उस साइड ले जाऊंगा तो वो रूट में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो इसी तरह से आपको सिंपल पेंडुलम के बेस पे रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, ओके। अब मेरे पास नेक्स्ट चीज़ होती है, सिंपल पेंडुलम में सारी चीज़ें डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो एक नेक्स्ट होता है मेरे पास ऑसिलेशन कितनी तरह का हो सकता है। ठीक है, ऑसिलेशन हम पढ़ते हैं दो तरह का। ठीक, एक को बोलते हैं हम लोग डैम्ड और एक को बोलते हैं अनडैम्ड। अनडैम्ड का मतलब कि कोई भी ऑसिलेशन जिसमें सराउंडिंग जो मीडियम है वो उसके मोशन पे कोई अफेक्ट ना करे। ठीक, जैसे अगर मैंने कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, ठीक, एंड यहाँ पे इसको एक बॉब अटैच कर दिया इस तरह, एंड ये ऑसिलेट करे ताकि इसमें सराउंडिंग जो मीडियम है उसके पार्टिकल इसके मोशन पे कोई अफेक्ट ना करे, तब इसको बोल सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन जो हम अभी तक पढ़ते आते होते हैं, y इज इक्वल्स टू ए टाइम्स साइन ओमेगा टी। तो ए जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता, तो इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, एक दूसरा ऑसिलेशन हो सकता है जिसमें सराउंडिंग के जो मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, उसके मोशन पे ऑपोजिशन फोर्स अप्लाई करेगा जो उसके मोशन को रुकावट करने की कोशिश करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे पास सिस्टम, ठीक, यहाँ पे मेरे पास कोई भी मीडियम ले लीजिए,
इस तरह, ताकि वो उसके मोशन को क्या करे, अपोज करे बाय अ फोर्स विच इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स, या उसी चीज़ को बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, तब इसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड हर इंस्टेंट पे क्या करता होगा, चेंज करता होगा। तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखते हैं तो इसके लिए इक्वेशन आता है y इज इक्वल्स टू या x इज इक्वल्स टू सम a नॉट टाइम्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस b अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m इंटू टी टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी। इतना रिलेशन आता है। अब इस पूरे रिलेशन में देखिए कुछ टर्म है, ठीक, आपको क्या याद रखना है, ये टर्म एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब करेगा एंड ये टर्म ऑसिलेशन को डिस्क्राइब करेगा। तो देखिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है कि चेंज कर रहा है, सर चेंज कर रहा है। और ये नेगेटिव में है, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए ग्राफ अगर प्लॉट कीजिएगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, मतलब यहाँ पे सपोज कर लीजिए इस तरह। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है इस पर्टिकुलर टर्म के लिए वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता होगा इस तरह। इस तरह जाएगा, मतलब ऐसा हुआ कि ये जो टर्म है वो ग्राफ एक्सपोनेंशियली नीचे जाता जाएगा एंड कुछ देर बाद स्टॉप कर जाएगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, अब इस डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि टाइम फाइंड कीजिए जहाँ पे एम्पलीट्यूड इनिशियल का हाफ हो जाए। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट पे एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पे था, उसको हमने कहा ए नॉट, तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका एम्पलीट्यूड इनिशियल से हाफ हो जाए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने इस पूरे टर्म को एम्पलीट्यूड माना ए एंड देन इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितने टाइम में उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा उसकी वैल्यू। जैसे इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कुछ आपको ऐसा आएगा इक्वेशन। ठीक, मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी ओवर 2m इंटू टी। मैं ए नॉट को उस साइड ले जाऊँ तो इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस बी अपॉन 2m इंटू टी। यहाँ पे पावर ये नेगेटिव में है कोएफिशिएंट, मतलब इसका जो एक्सपोनेंशियल, तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस नेगेटिव का मतलब ये होगा 1 अपॉन ई टू द पावर b बाई 2m इंटू टी पॉजिटिव में। तो अगर मैं दोनों को न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो ये इक्वेशन आपका ऐसे लिखा हो सकता है ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू ई टू द पावर b अपॉन 2m इंटू टी। ये समझ आया यहाँ तक? हेलो, हेलो, यस सर। आप एक टर्म लॉग जानती हैं क्या होते हैं? यस सर। मैं यहाँ पे इस टर्म को मैं टी निकालने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इस टर्म को? देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू n होता है तो x कैन बी रिटन एज log टू द बेस a n, ऐसे लिखा हो सकता है। ठीक है, ओके सर। अगर मेरे पास यही बेस a e हो जाए तो इस log को log टू द बेस e, इसको हम ln बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है ना, e रेज टू द पावर इतना टर्म है, तो उसके पावर को अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो ये e हट जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, लॉग के टर्म में आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी इंटू टी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम, लिख सकते हैं। इस रूल को मैंने यूज़ किया यहाँ पे, यस सर। तो यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी, तो t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m अपॉन b इंटू एल एन ए नॉट अपॉन
अब इसमें जितने भी एम्पलीट्यूड के लिए वैल्यूज पूछे, आप बस वैल्यूज को पुट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, ओके। ओके। तो ये मेरे पास होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब मेरे पास यहाँ पे एक रूल होता है, जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन है यहाँ पे ये टर्म, मुझे इस डैम्पिंग को क्या करना है, अनडैम्प्ड बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए मुझे जो इस पर्टिकुलर के इस पॉइंट पे मैं लगा दूँ, जिसको बोलते हैं ऑसिलेटर या एक्सटर्नल एजेंसी, एंड उससे मैं इसको ऑसिलेट कराने की कोशिश करूँ। तब इस ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्योंकि ये पूरा सिस्टम किसी एक एक्सटर्नल एजेंसी के प्रेजेंस में वाइब्रेट करना शुरू हुआ या ऑसिलेट करना शुरू हुआ। ठीक है, एंड देन इस बॉब की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अलग होगी, जो मैंने बाहर से सिस्टम लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैच कर जाती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक ऑसिलेशन ऑसिलेशन का पार्ट था। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, वेव शुरू करें या कोई डाउट पूछना है यहाँ तक मैं आपको? हेलो, there was some problem. ओह, वो शायद उसका कट गया, मतलब शायद नेटवर्क सही से नहीं आ रहा था। एक बार पूछ लो, उससे कंफर्म कर लूँ। ठीक है, ओके ओके। सॉरी सर, नेटवर्क ग्लिच था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, तो हम सर आगे। एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे आप जितना करा रहे हैं अगर मैं उतना कर लूँ तो सफिशिएंट है ना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी एनसीईआरटी देख लूँ। नहीं, ये मोर देन इनफ है। आपने जो इस पेपर सेंड किया था ना, जी। उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको फाइन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो मोर देन इनफ है।
जितना मैं आपको करा रहा हूँ एंड वो सारी चीज़ें। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं प्रैक्टिस कर लूँ तो दैट विल बी फाइन ना? हाँ फाइन। ओके सर, थैंक ओके, तो हम शुरू करें वेव्स। यू। यस सर। ओके, देखिए वेव्स में मेरे पास तीन चार अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है मेरे पास नॉर्मल वेव्स एंड उसके टाइप्स। ठीक है, जैसे इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन आया था न्यूटन्स लॉ वेव के लिए एंड उसको फिर करेक्शन, फिर आपका आया था उस पे बेस्ड डॉपलर इफेक्ट बेस्ड एंड बीट्स के बेस्ड पे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके शुरू करते हैं। मेरे पास वेव्स सिंपली एक, अगर मैं बोलूँ वेव होता क्या है तो आप बोलिएगा एक फिनोमेना जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन जो मीडियम ऑफ पार्टिकल होते हैं वो डिस्प्लेस्ड नहीं होते हैं, तब उनको हम बोलते हैं वेव्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ एनर्जी एंड मोमेंटम उसका ट्रांसफर होता है विदाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैटर पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो वेव होता है वो अगर मैं वाइब्रेशन के हिसाब से बोलूँ तो दो तरह का, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। ठीक है, अदरवाइज दूसरा मीडियम प्रोपेगेशन के हिसाब से बोलूँ तो तीन तरह का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव एंड मैटर वेव। तो हमें पढ़ना है मैकेनिकल वेव विच नीड्स एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। ठीक है, तो हमें पढ़ना है मैकेनिकल वेव। ठीक, तो आपको एक सवाल पूछ सकते हैं कि मैकेनिकल वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए उस मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट करने के लिए। पहली कंडीशन, मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, मतलब कुछ ना कुछ वो इलास्टिक बिहेवियर शो करे ताकि उसके पार्टिकल वाइब्रेट करें तो अपने मीन पोजीशन पे आए एंड वो अपने थ्रू किसी वेव को प्रोपेगेट कराने के लिए केपेबल हों। सो मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। अब ये जो इलास्टिक फैक्टर है या इलास्टिसिटी है वो तीन तरह से हम पढ़ते हैं। आपने सॉलिड पढ़ा होगा शायद, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये जानती हैं आप क्या क्या होता है? यंग्स मॉडुलस, शेयर यस सर। मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ओके, यस। यंग्स मॉडुलस डिफाइन करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी इन लेंथ, और ये सिर्फ डिफाइंड होता है सॉलिड के लिए। शेयर मॉडुलस इलास्टिसिटी इन शेप, अगर मैं शेप डिफॉर्म करूँ तो उसके बेस पे आता है। एंड बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी या इलास्टिसिटी इन वॉल्यूम या उसको रिजिडिटी बोल सकते हैं। तो ये जो बल्क मॉडुलस है डिफाइन करता है ऑल मीडियम के लिए। ठीक, एंड ये जो दोनों डिफाइन होता है सिर्फ सॉलिड के लिए, ओनली फॉर सॉलिड। तो मेरे पास दो तरह की वेव होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बल्क मॉडुलस पर डिपेंड करती हैं। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव वो इलास्टिसिटी इन शेप पे डिपेंड करती है। ठीक, ट्रांसवर्स, तब मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड बट लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल थ्रू ऑल मीडियम। ठीक है, तो पहला सवाल आपको ये पूछ सकता है, ठीक है, कि वाई लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल इन ऑल मीडियम बट ट्रांसवर्स वेव कैन लिमिटेड टू सॉलिड्स ओनली। तो आप बोलिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी और compressibility which is defined for all medium, but transverse wave is defined only for elasticity in shape which is defined for solid only, hence it can travel through solids only। ठीक है, इसके अदर फैक्टर्स होते हैं कि जो मीडियम के जो पार्टिकल होना चाहिए वो मिनिमम फ्रिक्शन ऑफर करना चाहिए ताकि लॉस ऑफ एनर्जी मिनिमम हो। एंड तीसरा, मीडियम मस्ट बी इनर्शियल हो ताकि एनर्जी को विदहोल्ड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये तीन मेन फैक्टर होते हैं ताकि मैकेनिकल वेव उस मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट कर पाए। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं? The medium must be inertial to withhold energy and medium must offer minimum friction ताकि लॉस ऑफ एनर्जी मिनिमम हो। ठीक है, हेलो, यस सर। और रिस्पॉन्ड कर दिया कीजिए ताकि पता चले। यस सर, मैं बोल रही थी, शायद नेट माइक ऑफ था। ओके ओके, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर। इनर्शियल मीडियम बता दीजिए एक बार। इनर्शियल मीडियम का मतलब मीडियम जिसकी प्रॉपर्टी ताकि वो एनर्जी को विदहोल्ड करे
एंड एनर्जी विद होल्ड करने की कैपेबिलिटी होगी तभी वो प्रोपेगेट कर सकता है अपने थ्रू उस एनर्जी को, इसलिए वेव उस पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, इनर्शियल हर उस मीडियम को बोलते हैं जहाँ पे मास होगा। ठीक है, तो जनरली हर मीडियम इनर्शियल होता है, बोल सकते हैं आप। ओके सर। नेक्स्ट, अब मेरे पास दो तरह की वेव हुई, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सबसे पहले हम टर्म डिफाइन करते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं जैसे मैं कोई एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, उस स्ट्रिंग को अगर मैं कोई एनर्जी दूं जिसकी वजह से अपने पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाए एंड वो डिस्प्लेसमेंट ऐसा बिहेव करे ऐसे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिसिटी इन शेप की वजह से, सपोज क्योंकि उसकी नॉर्मल लेंथ इतनी थी, मैंने उसको स्ट्रेच करके कर्व कर दिया उस एनर्जी की वजह से, तब वो टेंट करेगा उसके पार्टिकल यहाँ के ताकि अपने मीन पोजीशन पे वापस आए। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इन शेप की वजह से एक्सटेंडेड हुआ। अब इसके बेस पे मैं उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो दो तरीके होते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के। एक आपको डायमेंशन एनालिसिस से ये बोलेगा कि जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड अपॉन टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड दूसरा लीनियर मास डेंसिटी म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस आप डिराइव कीजिए वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव कितना होगा। तो शायद आपने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा होगा, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं v इज इक्वल्स टू टी टू द पावर a एंड म्यू टू द पावर b। दोनों तरफ के डायमेंशंस को लिखते हैं, जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं m0 l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट हटा दीजिए, टेंशन का मतलब यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स के लिए एम एल टी टू द पावर -2 एंड पावर ए, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 पावर b। m के पावर को इक्वेट कर दीजिए m के पावर के साथ, l के पावर को इक्वेट कर दीजिए l के पावर के साथ, एंड t के पावर को इक्वेट कर दीजिए t के पावर के साथ। ए बी की वैल्यू निकाल दीजिए, पुट कर दीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर टेंशन अपॉन म्यू, मतलब टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है एंड म्यू मास पर यूनिट लेंथ उस स्ट्रिंग में कितनी है। इन दो बात पे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। फिर इसके बेस पे मे भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं आपसे, इनकी वैल्यू दे देंगे एंड देन पुट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो इसको एक दूसरे तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जो सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होगा तो वहाँ पे इलास्टिसिटी बिहेवियर आएगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल। तो यहाँ से मैं फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँ दैट वुड बी इक्वल्स टू टेंशन, तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस टाइम्स ए डेल्टा एल ओवर एल। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू। म्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी यूज़ की, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को हम म्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा म्यू अपॉन ए। सो म्यू इज इक्वल्स टू रो टाइम्स ए। तो आपको दोनों वैल्यूज आ गई, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यंग्स मॉडुलस के टर्म में आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको ट्रांसवर्स वेव में नहीं पूछेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल? नो। ओके, नेक्स्ट होता है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे अभी आपको पूछा था वो। तो पहले चीज़ पूछेंगे कि पहले डेराइव कीजिए वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पहले समझते हैं। शायद आप 9th में आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं। एक वेव जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेव दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रेशर वेव हम बोलते हैं तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एयर मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो दो रीजन क्रिएट करता है, एक कंप्रेशन और दूसरा रेयरफैक्शन, एंड उसके बेस पे वो वेव ट्रैवल करती है अलॉन्ग द मीडियम, तो साउंड का ट्रैवलिंग होता है। तो यहाँ पे आपको बोलेगा जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो दो बात पे डिपेंड कर रहा है।
एक बल्क मॉडुलस पे एंड दूसरा वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी पे। यूजिंग दिस डेराइव वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो सेम जैसे मैंने पीछे ट्रांसवर्स वेव के लिए डिराइव किया, इसके लिए भी डिराइव कीजिएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर बीटा ओवर रो। डायमेंशन बेसिस से फाइंड कीजिएगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब बोलेगा यहाँ से स्टेट न्यूटन्स फॉर्मूला एंड डिफाइन लैपलेस करेक्शन। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कहा था कि जो साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो आइसोथर्मल इन नेचर होगी। ठीक है, उनका अजम्पशन अपना। ठीक है, तो उनके बेस पे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल के लिए चेंज इन टेम्परेचर 0, तब उसके लिए अगर मैं बीटा कैलकुलेट करता हूँ, बीटा एक्चुअली में होता किसके इक्वल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने इक्वेशन पढ़ा था PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बीटा का फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ dP अपॉन dV इनटू वॉल्यूम। ये पता है ये क्या आता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? मैंने थीटा को टेम्परेचर बोला क्योंकि T तो टेंशन होता है, इसलिए टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए मैं थीटा लिखा। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी ना, PV इज इक्वल्स टू nRT। चूंकि T कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल्स टू कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, इसलिए मैंने इक्वेशन लिखाई है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से dP/dV निकालना है, तो मैं इसको क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट P को डिफ्रेंशिएट कीजिए, dP/dV, V को मल्टीप्लाई में प्लस P को मल्टीप्लाई में V को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एंड किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0। dP/dV इज 1, ये उससे जाएगा माइनस में, तो यहाँ से dP/dV इंटू वी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, माइनस पी के इक्वल। और इसी टर्म को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा के इक्वल। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक समझ आया? यस सर। कोई मुश्किल तो नहीं आता है? नो सर। ओके, तो हमने यहाँ से डिफाइन किया कि जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के इक्वल है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm एंड डेंसिटी ऑफ एयर, अगर मैं एयर में साउंड को प्रोपेगेट करा रहा हूँ तो 1.293 kg/m³, इतनी वैल्यू होती है। इन दोनों वैल्यूज़ की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्स इतना आता है, जो कि एक्चुअल वैल्यू 331 मीटर पर सेकेंड से छोटी वैल्यू है। इसलिए इनकी थ्योरी यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई, जो कि एक्चुअल रिजल्ट को मैच नहीं करता है। ठीक है, तब हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट टर्म। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था लैपलेस। तो उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में करेक्शन किया, दैट इज कॉल्ड लैपलेस करेक्शन। ओके, तो लैपलेस करेक्शन क्या कहता है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बीटा अपॉन रो। तो इन्होंने कहा कि जो साउंड प्रोपेगेशन है किसी भी मीडियम में वो आइसोथर्मल नहीं होगा। तो उसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है उसमें दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, एक मेरे पास कंप्रेशन और दूसरा मेरे पास रेफ्रैक्शन। कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन इतना फास्ट फॉर्म होता है कि इनफ टाइम नहीं मिलता हीट एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, और बहुत फास्ट चेंज है, तो फास्ट चेंज जहाँ पे भी होता है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। स्लो चेंज होगा तो उसको हम आइसोथर्मल चेंज बोल सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि साउंड प्रोपेगेशन बहुत फास्ट होता है इसलिए हम उसको आइसोथर्मल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जो कि गलत था पहले। आया समझ? इसलिए उन्होंने क्या क्या अज्यूम किया कि जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है वो एडियाबेटिक होगा। एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है, एडियाबेटिक। तब मैं यहाँ से इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये मेरे पास रिलेशन होता है। अब फिर से मुझे इसको सॉल्व करना है,
ताकि बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली जाए। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पे दो फंक्शन, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। पहले p को डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड b टर्म को मल्टीप्लाई में प्लस p को मल्टीप्लाई में एंड इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो n x n माइनस वन टाइम्स dv ओवर dv, कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन 0। ये डेरिवेटिव समझ आया? यस सर। ओके, मुझे यहाँ से सॉल्व क्या करना है? बीटा, बीटा की वैल्यू होती है माइनस ऑफ डी पी ओवर डी वी टाइम्स वॉल्यूम, मुझे ये निकालना है। तो मैं क्या करूँ, सारे टर्म्स को उधर ले जाऊँ एंड डी पी बाई डी वी की वैल्यू निकाल लूँ। तो डी पी बाई डी वी इज इक्वल्स टू, ये सब पहले उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो माइनस ऑफ गामा पी वी टू द पावर गामा डॉट वी टू द पावर माइनस वन, डी पी बाई डी वी इज वन, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये वी टू द पावर गामा यहाँ आ जाएगा। वी टू द पावर गामा, वी टू द पावर गामा कैंसिल आउट, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ गामा पी अपॉन वी। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो डी पी बाई डी वी की वैल्यू पुट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? गामा टाइम्स पी। मतलब पहले जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बीटा आया था वो सिर्फ पी के इक्वल आया था, इसमें एक अनदर फैक्टर गामा आ गया। पता है गामा क्या होता है यहाँ पे? नहीं सर। गामा को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक गैस रेशियो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बीटा अपॉन रो, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। गामा की वैल्यू एयर के लिए, क्योंकि एयर डायटोमिक गैस है, उसकी वैल्यू 1.4 होती है। तब इन सारी वैल्यूज को पुट की गई तो पूरा जो टर्म आया वो 331 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है, जो कि एक्चुअल वैल्यू को मैच करती है, इसलिए इनकी थ्योरी क्या हो गई? सही मानी गई। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, अब यहाँ से डिफाइन हुआ, तब इसके बेस पे हम कंक्लूड करते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक। तो आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आप ब्रेक कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर, फर्स्ट इज बीटा अपॉन रो, इसको मैंने कन्वर्ट किया, सेकेंड टर्म गामा टाइम्स पी अपॉन रो रूट अंडर गामा, रो इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको लिख सकते हैं पी वी अपॉन एम रूट अंडर पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो गामा टाइम्स एन आर टी अपॉन एम, यहाँ पे टी टेम्परेचर है, ठीक। एंड इसी चीज़ को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दूँ तो टी को 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ रिलेशन में सबसे पहली चीज़ पूछेगा कि वेलोसिटी प्रेशर डिपेंडेंट होती है या नहीं होती है। आप फॉर्मूले देख के बता सकते हैं प्रेशर के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, रूट अंडर है उसके बेस पे, ठीक है। बट अगर ऐसे आप आंसर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। बोलिएगा क्यों? तो इसके दो रीज़न हैं, तो आप दो स्टेटमेंट ऐसे डिफाइन कीजिए। अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, ठीक, तब की बात। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो मेरे पास होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, तो हम लिख सकते हैं पी अपॉन रो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट होता है तो हम उसको लिख सकते हैं पी अपॉन रो इज इक्वल्स टू अगेन कांस्टेंट। यही टर्म वेलोसिटी के टर्म में है, देखिए यहाँ पे है। यस सर। तो आप बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि पी अपॉन रो कांस्टेंट होता है, ठीक है।
तो इसलिए जानबूझ के आपको क्वेश्चन पूछेगा कि if pressure of a gas is increased to 4 times of its previous, keeping temperature constant, how would velocity of gas be affected? तो आप बोलेगा at constant temperature, velocity of gas is independent of temperature, independent of pressure. ठीक है? यस। बाकी सारे रिलेशन इसी फॉर्मूले के हिसाब से हर अलग अलग टर्म के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट डिफाइन कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव एंड उसके अलग अलग फैक्टर्स। तो इतना आपका फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन था, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लेस करेक्शन एंड उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं फर्स्ट पार्ट। तो ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है जो आपके प्री बोर्ड में आया था। ठीक है, तो चूंकि अगर प्री बोर्ड के क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे तो इसका अगला पार्ट आपको देंगे कोई भी एक ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन एंड देन उसके बेस पे सॉल्व करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। सर इफ t equals not equals to 0 then what will happen? आपने मुझे लिखा था सेकंड पे। तो वो तो बाकी सारे फैक्टर्स को डिफाइन करेगा ना। अगर ये जीरो नहीं है तो बिल्कुल सेम रिलेशन होगा बाकी सब। अच्छा ओके सर। क्योंकि फिर ये टर्म कांस्टेंट नहीं आएगा ना, तो वो सब जैसे जैसे रिलेशन है उस तरह से डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ओके सर। तो उसमें मैं लिख सकती हूँ जो मैंने आंसर दिया था हाँ इनवर्सली हाँ डायरेक्टली। हाँ। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अगर मैं नॉर्मल एक ऑसिलेटिंग वेव डिफाइन करूं जो कि किसी इस पॉइंट पे हो, ठीक है, सपोज कर लीजिए एक मेरे पास वेव है जो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऐसे है। ठीक, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चूँकि वेव आगे ट्रैवल करती है तो थोड़ी देर बाद इसका जो पोजीशन होगा वो शिफ्ट कर जाएगा एंड वो कुछ यहाँ से ट्रैवल करने के बाद कुछ ऐसे शिफ्ट करके यहाँ चला आएगा। तो इतना यहाँ से यहाँ तक अमाउंट डिस्प्लेस्ड हो गया। हम नॉर्मल इक्वेशन अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल्स टू एक SHM के लिए जो फर्स्ट वाला टर्म था, तो a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा इंटू टी, ये मेरे पास इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पार्ट तो डिस्प्लेस्ड हो गया। तो डिस्प्लेस्ड हो गया तो इसको अगर मैं टाइम के टर्म में निकालूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम के टर्म में निकाला है, तो उस वेव ने कुछ v वेलोसिटी से आगे मूवमेंट की होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, सपोज x, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बोल सकते हैं। यस सर। तो ये जो वेव था पहले यहाँ पे था, अब ये वेव शिफ्ट होकर यहाँ पे आया है, तो इसको मुझे वापस इस पोजीशन पे लाना होगा। तो इतना टाइम क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस सर। तब इस टाइम में इतना पार्ट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तब ये वैल्यू ऐसे होती है a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा t माइनस एक्स ओवर v, एंड इसको जब एक्सपैंड कीजिएगा तो आपका इक्वेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन v टाइम्स x। इस पूरे क्वांटिटी को हम एक नाम देते हैं, इस पूरे टर्म को k, दैट इज एंगुलर वेव नंबर। तब यही टर्म आपका जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव कहलाता है। ये समझ आया? वैसे आपको ये Yes, इक्वेशन sir. डेराइव करके मैंने दिखाया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको समझ में आया है कि एक्चुअली में ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ठीक है, Okay, sir. तो मैं आपको एक जनरलाइज इक्वेशन दिखाता हूँ। So value for K is W by X. W by V। W by V. Okay, sir. ठीक है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ फिर दोबारा कि वो क्या क्या टर्म कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने y लिखा, तो y डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बताता है, a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, साइन
यहाँ पे टर्म है ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। इन सब टर्म का अपना कुछ मतलब होगा। जैसे ये y है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो उस वेव में ट्रैवल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो जिस तरह हम एसएचएम में इससे टाइम पीरियड निकाल सकते थे, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे, सेम यहाँ पे भी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यहाँ पे k इज एंगुलर वेव नंबर, ठीक। सो k इज इक्वल टू होता है 2π/λ। अब इसके अलावा क्या क्या बच एक गया? ये क्वेश्चन भी था ना सर प्री बोर्ड में, हमें एक रिलेशन निकालना था, वेव नंबर एंड पार्टिकल नंबर ऐसा कुछ। हाँ हाँ, वो मैं बताता हूँ इसी में आगे। हाँ ओके। तो यहाँ पे जो x है वो डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव, वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसको डिफाइन करता है। यहाँ पे जो साइन है उसका मतलब उल्टा होता है, ठीक है। अगर मेरे पास साइन पॉजिटिव है तो उसका कुछ और मतलब होता है। साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सिस, एंड अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्सिस, जो मैंने पीछे प्रूफ करके दिखाया था वो। एंड इस पूरे टर्म को जो यहाँ से यहाँ तक है, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं फेज, मतलब थीटा एंगल। तो एक इक्वेशन से हम इतनी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके। अब मेरे पास इस इक्वेशन को सॉल्व, मतलब इसमें क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन माइनस ऑफ के एक्स ले रहा हूँ, मतलब एक वेव जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एंड उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। तब हम एक दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव। दोनों में फ़र्क होता है। जैसे मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलिएगा यहाँ पे दो फंक्शन है, एक t डिपेंडेंट और एक x डिपेंडेंट, ठीक है। यस तो सर। तो जो डिफ्रेंशिएशन होता है दो तरह से होता है, एक को बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, एक को बोलते हैं एक्चुअल डिफ्रेंशिएशन। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ सिर्फ वो डिफ्रेंशिएट होगा, अदर वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, सपोज कर लीजिए y को t के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया, तो इसको इस तरह लिखते हैं डेल्टा, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो a कांस्टेंट, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एंगल एज इट इज, एंड इस पूरे टर्म को t डिपेंडेंट फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1, एंड ये टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि हमने t के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसको हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो ये जो पूरी वैल्यू आती है ये टर्म वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताता है, मतलब पार्टिकल किस स्पीड से ऑसिलेट कर रहा है अपने मेन पोजीशन पे उसको बताता है, ठीक। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। अगर इस सेम इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, डेल y ओवर डेल x, तो a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड x के टर्म में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो k कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, t यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो उसके डिफरेंशिएशन 0, तो पूरा टर्म इतना आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी थी वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल था, ये जो क्वांटिटी है उसका मतलब होता है स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट इंस्टेंट। अगर मैं इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो वहाँ पे एक अनदर रिलेशन आता है। तो मैं आपको एक टर्म पहले समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग इस तरह है जिस पे कोई वेव प्रोपेगेट कर रहा था ऐसे, तो इस वेव प्रोपेगेशन में क्या होगा, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से अप एंड डाउन वाइब्रेट करते होंगे,
तो जिस स्पीड से अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। बट ये पूरा जो डिस्टर्बेंस है, ठीक, जैसे क्रस्ट है एंड ये पूरा ट्रफ है, ये पूरा डिस्टर्बेंस जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से अलोंग द मीडियम आगे की तरफ प्रोपेगेट करता है इस डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव या फेज वेलोसिटी। आया समझ? दोनों में फर्क यस समझ में सर। आया? तो इसकी जो वैल्यू होती है v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी या ओमेगा ओवर के, इतना होता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये दोनों का आपस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तब एक रिलेशन आता है। ये हमने वेलोसिटी ऑफ वेव निकाली है जो अभी आपने एक्सप्रेशन बताया। ये मैं दोनों के ओके। टर्म में डिफरेंस बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है पार्टिकल ओके। वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी में। तो ये अप एंड डाउन करते हैं और ये टू एंड फ्रो चलता है, ऐसा होता है? नहीं, मैंने कहा कि वेव है तो वेव के जो पार्टिकल हैं अपने मीन उनकी पोजीशन पे वेलोसिटी। वाइब्रेट कर रहा है, उस वेलोसिटी से पार्टिकल वेलोसिटी हो गई। हम्म। लेकिन ये जो पूरा डिस्टर्बेंस है क्रेस्ट या पूरा वेव उस डिस्टर्बेंस वेलोसिटी से कर रहा करंट, ये जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगा है। ओके सर। उस वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी बोल सकते हैं, ओके। अब मेरे पास क्या है, ये टर्म एंड ये टर्म दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल्स टू, सारे टर्म्स कट जाएंगे तो आपका बचेगा क्या, ओमेगा बाई के। देखिए इक्वेशन, राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। यस सर। एंड इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव बोलते हैं। हम्म। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव टाइम्स स्लोप ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, ठीक। सर यहाँ ये तक तो डेरिवेशन था? हाँ, ये रिलेशन था। ओके सर। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ फिर से एग्जैक्टली था क्या। और क्वेश्चन नंबर याद है आपको, कौन सा था क्वेश्चन? सर एक सेकंड मैं आपको चेक करके बताती हूँ। सर वो सेक्शन सी था, क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक। डेराइव रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, हाँ ये रिलेशन था, ठीक है। अब इस रिलेशन का आपको यूज क्या है, ठीक है। आप स्कूल पर्पस के लिए बोलिएगा तो आपका कोई यूज नहीं है, सिर्फ बता दें कि ये रिलेशन आता है। बट इस रिलेशन का एक्चुअल में यूज होता है, देखिए कैसे। आपको कंपटीशन में एक सवाल पूछते हैं कि आपको कोई वेव दे देगा इस तरह, ठीक है। मेरे पास किसी भी इंस्टेंट पे वेव दे दिया ऐसे, बोलेगा कि मेरे पास अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को बोल दिया ए, इस पॉइंट को बोल दिया बी। बोलेगा ये दो पॉइंट पार्टिकल किस डायरेक्शन में अगले इंस्टेंट पे मूव करेंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो आप कैसे एक्सप्लेन करिएगा। और इस तरह से 3-4 पॉइंट दे देंगे अलग अलग पॉइंट पे और बोलेंगे डिस्क्राइब इट्स मोशन वेदर इट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। देखिए इक्वेशन में है ना स्लोप, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन ऑफ द ग्राफ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस टैंजेंट की इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस डाउनवर्ड है, मतलब एंगल यहाँ पे कितना बनाता होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये स्लोप नेगेटिव है एंड जो पूरा वेव जा किधर की तरफ रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये नेगेटिव लीजिए, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए ए पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसका जो मोशन होगा वो कहाँ जाते हैं, कोशिश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये समझ में आया?
यस सर। तो उसी तरह आप बी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। बी पॉइंट पे स्लोप फाइंड कीजिए। इस स्लोप का इंक्लिनेशन यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए बी पॉइंट पार्टिकल कहाँ जाने की कोशिश करेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हमने ट्रैवलिंग वेव बता दिया एंड ट्रैवलिंग वेव में अलग अलग टर्म, उनका क्या मतलब होता है वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो क्या डिफाइन करेगा, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं? नो सर। ओके, अगर मैं इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को, ठीक है, एंड उन टर्म को, तो आपके पास जो इक्वेशन था y is equals to a times of sine omega t minus of kx, इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वैल्यू आई थी, दैट इज ओमेगा टाइम्स ऑफ a cos ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx। इस टर्म को आप सेम वैसे भी लिख सकते थे जैसे हमने एसएचएम में सेम इक्वेशन लिखा था, तो वहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिखा था a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मिनिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरा काम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा है। अभी हमें क्या करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो उसको बोलूँगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी एक बार और डिफरेंशिएट करने के बेस पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये समझ आया? यस सर। इसको मैंने x के टर्म में एक बार डिफरेंशिएट किया था तो आया था ओमेगा टाइम्स ऑफ ए कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, यहाँ पे k था। एंड अगर मैं सेकेंड टाइम अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा इसी टर्म को तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के स्क्वायर ए, एक बार माइनस के यहाँ की वजह से आएगा और एक बार माइनस उसकी वजह से आएगा, कॉस की वजह से। तो माइनस माइनस प्लस वो खत्म हो गया, माइनस बच जाएगा, तो इसलिए माइनस रहने देते हैं। एंड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ तक मुश्किल? सर ये हमने क्या निकालने के लिए करा है? इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, उसको निकालना है हमें। तो सर हमने पहले पार्टिकल वेलोसिटी को डबल डिफरेंशिएट करा। जैसे पार्टिकल वेलोसिटी एक्चुअली में था क्या, डेल वाई ओवर डेल टी, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। इसको मैंने x के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो एक बार ये आया, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये आया। ठीक है, इस पूरे टर्म में ये टर्म एंड ये टर्म सेम है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, डेल वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डेल वाई ओवर डेल टी डेल एक्स, ऐसे बचेगा। यस सर। ओमेगा अपॉन के इज इक्वल्स टू वी, सो वी स्क्वायर डेल वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अगर मैं सबको उस साइड ले जाऊँ तो ये इक्वेशन आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस वी स्क्वायर। आप इसके टर्म में भी लिख सकते हैं या इसको v को इसके नीचे ले जाइए उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए एंड v को इसके साथ लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव होता है। ठीक है, जैसे हमने एसएचएम के लिए कैलकुलेट किया था ना जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो इसी तरह जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव भी होता है। तो कभी-कभी इक्वेशंस का क्या यूज होता है? इस इक्वेशन से ये यूज होता है कि हम इस कोएफिशिएंट को डायरेक्टली 1/v² के साथ इक्वेट करके वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल सकते हैं। अच्छा, वैल्यूज फाइंडिंग के लिए ना सर? हाँ, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के लिए। जैसे आपको इक्वेशन दिया होता सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y ओवर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस विद रिस्पेक्ट टू x,
-1/100 दिया होता एंड फिर ये दे रहा था इज इक्वल टू 0। अब बोलता है कि कोई जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव है, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होगी। तो आपको पता होता तब तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। ओके, तो ये आपका वेव एंड ट्रैवलिंग वेव सारी चीज़ें हम इतना डिफाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दो वेव को आपस में सुपर इम्पोज कराते हैं ताकि एक स्टैंडिंग वेव या एक स्टेशनरी वेव जनरेट कर पाऊँ। तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक, कब स्टैंडिंग वेव कब स्टेशनरी वेव जनरेट करेगा। तो मैंने क्या किया, कोई एक स्ट्रिंग लिया इस तरह, इसको दो एंड सपोर्ट से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। तब क्या होगा, यहाँ से एक वेव इमर्ज आउट होगी ऐसे एंड इस तरह से मूवमेंट करेगी। अगर उसका दोनों एंड फिक्स्ड है, इधर भी फिक्स सपोर्ट है और इधर भी फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट क्या करता है, इस वेव के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। अगर ये एंड फिक्स्ड नहीं होता तो डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज नहीं करती है। मैंने कहा समझ आया। मैंने कहा कि अगर कोई वेव किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर फॉर्म्ड हो रही हो, अगर उस वेव को किसी रिजिड सपोर्ट के एंड में अगर आप ट्रैवल कराइए, तो अगर ये एंड फिक्स्ड होगा तो वो उसके डायरेक्शन को रिवर्स कराने के लिए केपेबल होता है, क्योंकि ऑन रिफ्लेक्शन डायरेक्शन रिवर्स कर जाता है। बट अगर ये सपोर्ट फिक्स्ड नहीं होगा, फ्री रोटेटरी होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में भी वापस बाउंस बैक करेगा। तो अभी मैंने क्या लिया है, दो फिक्स्ड एंड, ताकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड वेव हो उसका डायरेक्शन एक्चुअल वेव के डायरेक्शन से ऑपोजिट हो जाए, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ लिया इस तरह। अब मेरे पास दो डिफरेंट डायरेक्शन हो गए। एक मेरे पास डायरेक्शन हो गया इंसिडेंट वेव के लिए इधर, तो इसको मैंने कहा वाई इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इधर, तो इसको मैंने कहा वाई रिफ्लेक्टेड। बोल सकते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस के लिए इक्वेशन लिखूं, तो देखिए वाई इंसिडेंट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, सपोज a टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। जो y रिफ्लेक्टेड है वो इसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, तो इसके लिखेंगे a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक। बट एक अनदर रिलेशन होता है यहाँ पे, इस रिफ्लेक्टेड वेव को और इंसिडेंट वेव को दोनों के बीच में बोले कि फेज डिफरेंस कितना है, निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस यहाँ पे। सर पॉजिटिव नेगेटिव का ही फर्क है इसमें तो। फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में? देखिए फेज डिफरेंस जब कभी आपको निकालना हो तो आप उस वेव को देखिए, वो वेव अभी किस इंस्टेंट पे है, इस इंस्टेंट पे। तो वहाँ हम क्या करते हैं, एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, टैंजेंट इस डायरेक्शन में, बट इस वेव का टैंजेंट नीचे की डायरेक्शन में। तो अब क्या कीजिए, उस वेव को पीछे की तरफ ट्रैवल कराइए ताकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट उस वाले वेव के स्टार्टिंग पॉइंट को रिजेंबल करता हो। तो मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ जनरेट करा के यहाँ तक लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करा दीजिए उसके बेस पे। ये दोनों टैंजेंट आपस में कैसा हो गया, पैरेलल। तब दोनों वेव के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस हो गया, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। आया समझ? यस सर। तो ग्रीन वन उस ब्लू वन से पाई फेज डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस पाई, ठीक है। या इस पाई की वजह से यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाता है, तो इसको माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, कोई मुश्किल? नो सर। ओके, तो आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, मतलब दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो y इज इक्वल्स टू वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। दोनों में मैंने a कॉमन कर लिया, तो एक मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इसको आप दो अलग अलग इक्वेशन के बेस पे लिख सकते थे, मैंने लिख दिया। अब इसको आप ऐड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका इक्वेशन, जैसे इसको मैंने कहा c, इसको मैंने कहा d, तो साइन c माइनस साइन d एक फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक, तो उसको जब पुट कीजिएगा तो इसको a रहने दीजिए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो वहाँ पे चेंज होता है रिलेशन। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, उसके बेस पे ये फॉर्मूला कहाँ से आया। जैसे हमारे पास रिलेशन होता है ना साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, बीच में प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इसी में साइन आपका नेगेटिव होता, साइन ए माइनस बी, तो होता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब क्या कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इन द सेंस ऊपर में नेगेटिव, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव, एंड सॉल्व कर लीजिए। तो ये टर्म कितना आ जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ये टर्म कट जाएगा, और ये माइनस माइनस 2 टाइम्स आ जाएगा, एंड कॉस ए टाइम्स साइन बी हो जाएगा। ए हमने इसको माना था, बी हमने इसको माना। तो अगर मैं इसको सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ, तो एक अनदर रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डी। दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ए इज इक्वल्स टू सी प्लस बी बाई टू, एंड बी इज इक्वल्स टू, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा डी माइनस सी अपॉन टू। ये समझ आया रिलेशन? यस सर। तो यही आइडेंटिटी हम पीछे वाले टर्म में पुट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब दोनों का सम डिवाइड बाई 2। ठीक, तो वहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ये टर्म कॉस के एक्स एंड, नहीं नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा ना, तो यहाँ पे बच जाएगा ये आ जाएगा ओमेगा टी एंड ये आ जाएगा साइन के एक्स। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको ऐसा आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए साइन के एक्स टाइम्स कॉस ओमेगा टी, इतना आ जाएगा। तो आप बस ये याद रखिए लास्ट रिजल्ट। ठीक है, तो अब आप क्या याद रखिएगा, बोलिएगा कि किसी भी दो वेव को अगर हम सुपर इम्पोज कराते हैं ताकि स्टेशनरी वेव जनरेट हो, तो उसके लिए जो इक्वेशन आता है वो साइन के एक्स के साथ अलग टर्म होता है, मतलब के एक्स अलग टर्म हो जाता है एंड ओमेगा टी अलग टर्म हो जाता है। तो आपको सिंपल अगर ये इक्वेशन बोलेगा तो आपको इक्वेशन जो देगा बोलेगा कि डिफाइन वेदर इट इज़ अ ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव के लिए क्या होना चाहिए, ओमेगा टी एंड के एक्स एक साथ होना चाहिए एज एंगल के फॉर्म में, बट स्टैंडिंग वेव के लिए दोनों टर्म कैसा होना चाहिए, अलग अलग फंक्शन के टर्म में होना चाहिए, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। आया समझ? सर ये लाइन रिपीट कर देंगे प्लीज।
जैसे कोई भी ट्रैवलिंग वेव होगा, तो ट्रैवलिंग वेव के लिए जो इक्वेशन होगा उसमें ओमेगा टी एंड के एक्स दोनों एक साथ होंगे हमेशा उस एंगल के साथ। बट स्टैंडिंग वेव के लिए साइन मतलब के एक्स एंड ओमेगा टी दोनों अलग अलग फंक्शन के साथ कनेक्टेड होगा। मतलब ये फंक्शन डिफरेंट होंगे, मतलब साइन के साथ के एक्स एंड साइन के साथ ओमेगा टी भी हो सकता है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, तब वो स्टैंडली वेव जनरेट करता है। ठीक है। यस सर। तो ये जो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक, वो उसके एम्पलीट्यूड को कंट्रीब्यूट करता है, एंड जो ये टर्म है यहाँ से यहाँ तक, वो उसके ऑसिलेशन को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। इसीलिए ये एक सिंपल स्टैंडी वेव कहलाता है, मतलब एक ही पॉइंट पे वाइब्रेट करता होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म जो आया 2a के एक्स साइन के एक्स, ये पूरा टर्म जो एम्पलीट्यूड बता रहा है, उस एम्पलीट्यूड के बेस पे हम दो टर्म डिफाइन करते हैं। एक मेरे पास ये पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है, इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, इस पॉइंट को। एंड एक ये पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तब इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटी नोड। तो आपको नोड एंड एंटी नोड फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं वो। ठीक है। तो नोड फाइंड करने के लिए इस पूरे साइन के एक्स को 0 पुट कर दीजिए, एंटी नोड फाइंड करने के लिए साइन के एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए। आया समझ? यस सर। ओके। तो इसी तरह से आपको स्टैंडिंग वेव के बेस पे रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है। यस। इसके अलावा इस पे बेस और कोई रिलेशन नहीं पूछते हैं। तो आपको यहाँ तक जो वेव्स का पार्ट था वो हाफ से ज़्यादा मैंने ख़त्म करा दिया आपका। ठीक है। ओके सर। तो इतना पढ़ के रखिए आप। ठीक है। फिर मैं आपकी क्लास लेता हूँ, तो मैं आपको डॉपलर इफेक्ट, बीट्स एंड इंटरफेरेंस, ये सर सारी चीज़ें। डॉपलर्स तो डिलीट रिड्यूस हो गया ना? अच्छा, जो जो लीस्ट पोर्शन है वो नहीं पढ़ाऊँ मैं आपको? अच्छा ठीक नहीं है। सर, क्योंकि अच्छा ठीक है। हाँ। हाँ, सिर्फ बीट्स है सिलेबस में। ठीक है। तो वो पढ़ा दूंगा, एंड देन फिर हम वो थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे, या कोई और ओके चैप्टर सर। आपको डिफिकल्ट लगता हो नहीं तो। नहीं, आप थर्मोडायनेमिक्स थर्मो करा दीजिए। ठीक है। तो कल मैं क्लास लूँ, या कल संडे है तो आपकी ऑफ रहेगी क्लास? अच्छा, संडे को क्लास नहीं होती सर? नहीं, यहाँ तो शायद क्लास नहीं होगी, बट मैं आपकी क्लास ले सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मैं क्लास नहीं लूँ सर, मेरे आपकी? को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर मुझे 26-27 तक कोर्स करना है, क्योंकि मेरा पेपर 1 को है, तो मुझे रिवीजन भी चाहिए एक दिन तो। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं कल क्लास ले लेता हूँ आपकी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट।